नमस्कार, मैं कपिल कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। लोकसभा चुनाव के सेकंड चरण की तैयारी जोरों पर है और सेकंड चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होने जा रहा है। इस सेकंड चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन 8 सीटों में सपा और कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में 4-4 सीटें आई हैं। आइए अब हमारे सीनियर साथी सैयद रजा जी आपको इन 8 सीटों का पूरा विश्लेषण विस्तार से बताएंगे। यासिर जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो 8 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है उसमें अमरोहा है और जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं मेरठ है, बागपत है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है और गाजियाबाद की सीट है। अ, इसमें जो कांग्रेस 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है वो सीटें हैं मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा। अमरोहा किससे बात शुरू करते हैं। अमरोहा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दानिश अली, वो मौजूदा सांसद भी हैं। वो बसपा से चुनाव जीते थे 2019 का, बसपा छोड़ के कांग्रेस में चले आए। अब उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से दानिश अली हैं, तो बसपा की तरफ से यहाँ पे मुजाहिद हुसैन उनके सामने हैं और कंवर सिंह तंवर भाजपा के उम्मीदवार हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की क्या सिचुएशन रही है इस सीट के लिए, कितनी मुफीद रही है। कांग्रेस ने अमरोहा आखिरी बार 1984 में जीता था, जब कांग्रेस की लहर थी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद कांग्रेस की लहर थी। उसमें कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की क्या पूरे उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटें जीती थी, उसमें अमरोहा भी शामिल थी। उसके बाद से आज तक अमरोहा में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस के लिए चुनौती है। दूसरी सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद सीट का गठन 2009 में हुआ था। उससे पहले जो परसिमन हुआ था उसी के बाद गठन हुआ था। उसके बाद से आज तक वहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा है। 3 बार चुनाव में, तीनों बार बीजेपी वहाँ से जीती है। 2009 में राजनाथ सिंह जीते थे। उसके बाद जनरल वीके सिंह 2014 और 2019 में बड़े मार्जिन से वहाँ से सांसद बने थे। तीसरी सीट बुलंदशहर है। बुलंदशहर में भी आखिरी बार कांग्रेस ने 1984 में जीत दर्ज की थी। मौजूदा समय में वहाँ से जो कांग्रेस के पास है, गठबंधन के हिस्से में आई है वो सीट। और मथुरा में 2004 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। 2004 के बाद से 2009 में आरएलडी के जयंत चौधरी की पार्टी से कैंडिडेट जीता था। और उसके बाद 2014 में हेमा मालिनी और 2019 में हेमा मालिनी यहाँ से विजयी हुई, सांसद बनी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में जो सीटें आई हैं उसमें अलीगढ़ है, नोएडा है, मेरठ है और बागपत है। मेरठ से सुनीता वर्मा है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की। मेरठ में समाजवादी पार्टी इससे पहले कभी नहीं जीती है। इसी तरह बुलंदशहर में एक बार जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने 2009 में। और अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी इससे पहले कभी नहीं जीती है। अलीगढ़ मुख्य रूप से ये भाजपा की सीट रही है 84 के बाद से। 84 क्या 89 के बाद से। 89 में जनता दल यहाँ से विजयी हुई थी। 89 के बाद से 91, 96, 98, 99, 2004 में यहाँ कांग्रेस जरूर जीती थी, लेकिन फिर बस अलीगढ़ में बसपा ने जीता 2009 का चुनाव और फिर 14 से वापस बीजेपी ने इस सीट को रिटेन कर लिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे सीनियर साथी यासिर जी ने आपको 8 सीटों के बारे में पूरा विस्तार से बताया। अब हम इस पे बात करेंगे कि इन 8 सीटों पर पिछले चुनावों में बसपा का कैसा दबदबा रहा है। पूरा विस्तार से इन सीटों के बारे में हमारे सीनियर साथी राजकुमार सैनी जी आपको बताएंगे। जी कपिल जी, मैं आपको बहुजन समाज पार्टी का जो पूरा सिनेरियो रहा है मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनावों की बात करें हम 1999 में हम आपको वापस ले जाते हैं जी। 1999 में जो ये 8 लोकसभा सीटों पर जो 26 तारीख को मतदान होने जा रहा है, 1999 में बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा से पहला खाता खोला था और इसके बाद में लगातार बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में ना ही गठबंधन का खाता खुला था और ना ही बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला था। मैं एक और ये भी कहना चाहूँगा कि प्रत्येक चुनाव, जब भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होते रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दों को लेकर या नेशनल मुद्दों को लेकर बहुत सारे समीकरण चेंज होते रहे हैं। जहां अभी हमारे साथी सीनियर साथी यासिर रजा साहब ने गठबंधन के बारे में आपको बताया, मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव को लेकर के भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पहला चरण का जो मतदान हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था वो बहुजन समाज पार्टी के साथ
पूरी तरीके से साथ जाता दिखाई दिया था। अब मैं बात करता हूं कि 1999 के बाद में 2004 में बहुजन समाज पार्टी इसी मेरठ लोकसभा सीट से शाहिद अखलाक सांसद चुने गए थे। और इसके बाद में भी जो है 2009 की बात करें तो 2009 में, क्योंकि 2007 से बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो इन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी को इन 8 सीटों में से 2 सीटें, जिनमें से एक सीट गौतम बुद्ध नगर की थी और दूसरी सीट अलीगढ़ से भी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने परचम लहराया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी, पूरी तरीके से शासन उनके साथ था और जनता उनसे जुड़ी हुई थी, तो इसका भी लाभ उन लोगों को मिला था। अब मैं आता हूं 2019 के चुनाव में। 2019 का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी थी, समाजवादी और बसपा का गठबंधन था। इसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा की सीट पर परचम लहराया था। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनावों से अब तक कहीं भी कमजोर नजर नहीं आ रही है और इस बार भी बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भले ही अकेले चलो की रास्ते पर हो, अकेले चुनाव लड़ रही हो, बहुत सारी सीटों पर वो बहुत सारे समीकरण बिगाड़ती और बनाती नजर आ रही है। अभी तक हमने सपा और बसपा के बारे में आपको सारी जानकारियां दी हैं। अब हम देखेंगे कि पिछले चुनावों में बीजेपी का रुझान कैसा रहा है। इस पर हमारे यासिर जी की विस्तार से रिपोर्ट देखिए। देखिए, पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 2014 में तो मोदी लहर में भाजपा ने यहाँ की सभी सीटें जीती थी, जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, और लगभग सभी उन्हीं कैंडिडेट को दोबारा भाजपा ने 19 में उतारा। उसमें कंवर सिंह तंवर के अलावा बाकी सारे कैंडिडेट दोबारा जीते। जैसे मेरठ की बात करें तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल 2014 में भी जीते थे, 19 में भी जीते। इस बार उनके यहाँ पे अरुण गोविल को टिकट भाजपा ने दिया है। बागपत की बात करें तो सत्यपाल सिंह को भाजपा ने 2014 में टिकट दिया था, वो सांसद बने थे। 2019 में दोबारा सांसद बने। इस बार ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई और राजकुमार सांगवान वहाँ से भाजपा गठबंधन के, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद की सीट की बात करें तो यहाँ पे जनरल वीके सिंह 2014 में भी सांसद बने थे और 2019 में भी सांसद बने थे। बड़ा मार्जिन था, 5 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से ये जीत हासिल की थी। बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह, उन्होंने दोनों बार जीत हासिल की थी। नोएडा में ये आपके डॉक्टर महेश शर्मा, इन्होंने 14 में भी जीत हासिल की थी और 19 में भी, और वो एक बार फिर भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। अलीगढ़ की बात करें तो सतीश गौतम यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 14 में, 19 में, और इस बार फिर भाजपा ने उन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाया है। यही हाल मथुरा का भी है। मथुरा में हेमा मालिनी 2019 में भी सांसद थी, 2014 में भी सांसद है और सांसद रही है 2014 में भी, और इस बार भी भाजपा ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 2009 में भाजपा ने इन 8 में से केवल 2 सीट जीती थी, मेरठ की और गाजियाबाद की, और नोएडा की सीट आप जानते हैं, ये आपको बताया कि वो बसपा ने जीती थी। 2004 में सिर्फ बीजेपी 1 सीट जीती थी, वो बुलंदशहर की सीट थी। 1999 की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। इसमें हापुड़ सीट हुआ करती थी, जिसमें गाजियाबाद शामिल था। हापुड़ सीट थी, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये सब बीजेपी ने जीती थी। हमने सपा पे बात की, बसपा पे बात की, भाजपा पे बात की। अब हम वेस्ट यूपी का जो एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय लोकदल, अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन है। पिछले समीकरण क्या थे और इस बार गठबंधन होने के बाद कैसे समीकरण बन रहे हैं, इसके लिए हमारे राजकुमार सैनी जी आपको विस्तार से बताएंगे। जी कपिल जी, ये बहुत जरूरी था क्योंकि इस बार लोकदल और भाजपा एक साथ हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं इनको बारे में आपको पीछे से लेकर चलता हूं। अगर हम 1999 की बात करें तो लोकदल ने 1999 में भी बागपत की सीट पर कब्जा किया था, क्योंकि वहां पर चौधरी अजीत सिंह का गढ़ भी माना जाता है। जी। और बागपत की सीट को वैसे भी लोकदल की सीट कहा जाता है। और इस बार तो बीजेपी के साथ में लोकदल पूरी तरीके से गठबंधन में है, तो बहुत सारी सीटों का इसी प्रकार समीकरण चेंज होता नजर मुझे आ रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बात करता हूं 2004 की। तो 2004 में लोकदल ने फिर बागपत की सीट पर कब्जा किया था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि
1999 से लेकर के 2004 और 2009 लगातार लोकदल का ही कब्जा बागपत की सीट पर रहा है, क्योंकि वो जाट लैंड के रूप में भी जानी जाती है और चौधरी साहब के नाम से भी वो सीट पूरे देश के अंदर जानी जाती है। लोकदल इस बार जो है पूरी तरीके से जो है बीजेपी के साथ है, तो मैं समझता हूँ कि वोट बैंक उसका और तेजी से बढ़ रहा है। दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा, गठबंधन को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि फिर मैं वहीं ले जाता हूं, क्योंकि अभी 3 दिन चुनाव मतदान हुए हैं, तो उस मतदान में के दौरान जो पहले चरण का जो मतदान था उसमें जो वोट परसेंटेज गिरा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ही गंभीरता से चुनाव को ले रही है। और मेरठ की हम बात करें तो पिछले 2 दिन से ही बीजेपी का चुनाव उठता नजर आया है। सारे लोग कार्यकर्ता भी जो मतलब सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए हैं। मैं समझता हूँ गठबंधन कुछ जो बीजेपी गठबंधन है वो भी कुछ जो है खेल करने की संभावना। मेरा सर एक सवाल है आपसे, बस मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा आपसे कि जो बागपत है वो चौधरी अजीत जी का घर माना जाता है और ये इनका गढ़ है, ये इनकी अपनी सीट है। इस बार चौधरी जैन सिंह ने अपनी, शुरू में चर्चा थी कि इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन डॉक्टर सांगवान को यहाँ पर उतारकर जयंत ने क्या संदेश दिया है, ये कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैन चौधरी पर कई बार ये शक की निगाहों से देखा जा रहा था कि वो अपने ही परिवार के लोगों को कोई टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया जो दूसरी पार्टियों में भी चर्चा का एक विषय बना हुआ है। राजकुमार सांगवान बचपन से रालोद की राजनीति करते रहे, तो उन्होंने ऐसे समय पर उनको टिकट देने का काम किया, तो वहां की सभी जातियां लगभग, मैं समझता हूं कि वह काफी लोग उनको पसंद करते हैं, तो बहुत बढ़िया उनका चुनाव इस बार देखा जा रहा है। हालांकि वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन के भी जो अमरपाल शर्मा लड़ रहे हैं, वो भी इस समय मतलब बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत मतलब अच्छे तरीके से उनका प्रचार चल रहा है। और मैं समझता हूं कि जो 8 जो सेकंड चरण में मतदान होने वाला है, इसमें सारी पार्टियां मतदान बढ़ाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। सारी पार्टियां इस पर काम कर रही हैं। अब हम बात करेंगे पिछले चुनावों में परसेंटेज क्या रहा है, इन 8 सीटों पर किस तरह से परसेंटेज की स्थिति रही है। यासिर जी इस पर पूरा विस्तार से बताएंगे आपको। कपिल जी, जो पिछला चरण था ये चिंता का सबब इसलिए बन गया क्योंकि 2019 के मुकाबले यहाँ 6 से 8% तक वोटिंग कम हुई है। जी, ऐसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानना कि पिछले चुनाव में 2019 में किस सीट पर कितना मतदान हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था अमरोहा में, 71% वोटिंग हुई थी। जी, मेरठ में 64% वोटिंग हुई थी। बागपत में 58% हुई थी, 58.87 है, तो ये 59 के आसपास पहुंच जाएगी। इसके अलावा गाज़ियाबाद में 62% वोटिंग हुई थी, नोएडा में 62% हुई थी, बुलंदशहर में 60 हुई थी। सबसे कम मथुरा में और अलीगढ़ में हुई थी। मथुरा में 52% और अलीगढ़ में 51.98% हुई थी। 51.98% वोटिंग हुई थी, सबसे कम अलीगढ़ में। चुनौती निश्चित रूप से इस बार भी है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन काफ़ी काम भी कर रहा है इस पर, लेकिन जो पिछला चरण था उसमें वोटिंग कम होना काफ़ी चिंताजनक रहा है। ऐसे में सभी की कोशिश है, राजनीतिक दलों की भी कोशिश है कि इस चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प रहा सर पिछले चुनाव में भी कि मथुरा में, जैसे आपने बताया कि वोट परसेंट बहुत कम था, इसके बावजूद भी वो सीट बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी ने जीती थी। इस पे थोड़ा सा और विस्तार से बताइए सर। जी, वो पिछले 2 चुनाव से भाजपा का गढ़ हो गया है। इस बार भी वहाँ पे चुनाव कितना परसेंट होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार जब 2 बार सांसद एक ही पार्टी का रहता है तो लोगों को थोड़ा सा उदासीनता भी रहती है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आए। चुनौती मथुरा ज़िला प्रशासन के लिए होगी कि उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन था, यहाँ पे मुस्लिम वोट कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा फैक्टर कम वोटिंग में नहीं होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटें हैं, जैसा कि अमरोहा में आपने देखा 71% वोटिंग हुई थी, ये मेरठ में 62% हुई थी, गाज़ियाबाद में जहाँ धौलाना सीट है और कई सारी सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ भी वोटिंग ज़्यादा हुई थी और 62% तक वोटिंग हुई थी। जनरल वीके सिंह वहाँ से जीते थे 5.5 लाख वोट से। कहा यह जाता है कि काफ़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने भी उनको वोट किया था। तो ये थी हमारी 8 सीटों पर पूरी रिपोर्ट। अब हम फिर आपको
किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। अमर उजाला की टीम तब फिर हाजिर होगी आपके बीच। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।